अच्छा, आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका नाम है साइनोसॉइडल्स एंड फेजर्स। तो ये असल में पहला चैप्टर है एसी सर्किट एनालिसिस के लिए, जिसमें बेसिक चीज़ें होंगी कि साइनोसॉइडल सिग्नल है क्या, ठीक है, और फेजर्स क्या हैं और उनका जो है क्या काम है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों हम उनको यूज़ करते हैं फेजर्स को, ठीक है। अच्छा, अब इस चैप्टर से पहले हमने जो भी चीज़ें पढ़ी थी वो हमारी थी डीसी सर्किट एनालिसिस का पार्ट, जिसमें हमारे पास जो सोर्स ऑफ एक्साइटेशन था वो हमारे पास एक डीसी वोल्टेज या फिर जो है डीसी करंट था, ठीक है। अब डीसी वोल्टेज और डीसी करंट में ख़ास बात क्या है कि टाइम भले कुछ भी हो, मतलब टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन वोल्टेज और करंट की वैल्यू जो है कांस्टेंट रहेगी। तो एसी में इस तरह नहीं है। अच्छा, अब बुक्स में जो है डीसी सर्किट्स मोस्टली पहले डिस्कस किए जाते हैं और फिर एसी जो है मोस्टली बाद में डिस्कस किए जाते हैं। तो रीज़न ये कह सकते हैं कि जो पहले हमें, मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पावर था वो इन द फॉर्म ऑफ डीसी वोल्टेज या फिर डीसी करंट के फॉर्म में था। फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हुई और जो है एसी करंट भी वजूद में आ गया, ठीक है। अब 1800 तक, 18 बल्कि 1880 तक जो है डीसी वोल्टेज सोर्स या डीसी करंट सोर्स वो जो था डोमिनेंट था, मोस्टली वही यूज़ होता था। लेकिन 1880 के अराउंड इसके बाद जो है एसी वोल्टेज सोर्स यूज़ होना शुरू हो गया। अब वजह क्या थी कि लोगों ने कंपेयर किया कि एसी वोल्टेज सोर्स जो था वो ज़्यादा एफिशिएंट था, ज़्यादा इकोनॉमिकल था। अब मसला ये होता है कि हम जब एनर्जी पावर ये बनाते हैं तो उसको फिर हम ट्रांसमिट करते हैं। जैसे कोई डैम है या ग्रिड स्टेशन है, वहाँ से जो है हमें ये चीज़ ट्रांसमिट करनी होती है एंड यूज़र तक, तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। अच्छा, अब ये इसी तरह ही है कि जैसे अगर हम चलना शुरू करें तो हम जो है हमारी एनर्जी जो है या पावर कह लें, आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। तो इसी तरह अगर हम वोल्टेज या फिर करंट को जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रहे हैं तो काफ़ी सारे लॉसेस आते हैं। और फिर अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ से किसी दूसरी सिटी में जाएंगे तो हम पैदल भी जा सकते हैं, ठीक है, गाड़ी पे भी जा सकते हैं, लेकिन खर्चा होगा। अगर पैदल जाएंगे तो हमारी अपनी एनर्जी यूज़ होगी, अगर गाड़ी पे जाएंगे तो गाड़ी पेट्रोल यूज़ करेगी, तो कुछ ना कुछ खर्चा होगा। तो अब जब उन्होंने देखा कि एसी को अगर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह और डीसी को भी ट्रांसमिट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो जो एसी को अगर जब ट्रांसमिट कर रहे थे तो वो ज़्यादा जो है इकोनॉमिकल थी, कि मतलब उस पर खर्चा कम आ रहा था और एफिशिएंट थी कि उसमें लॉसेस कम आ रहे थे। तो इस वजह से फिर 1880 के बाद एसी वोल्टेज सोर्स जो है या एसी करंट सोर्स वो विनर हो गया, ठीक है। तो अब जो है हम ऐसे सर्किट्स पढ़ेंगे जिनमें जो है सोर्स ऑफ एक्साइटेशन जो होगा साइनोसाइडल सिग्नल होगा, और उस तरह के सर्किट्स को हम एसी सर्किट्स भी कहते हैं, ठीक है। अब उसमें जो हमारे पास सर्किट में वोल्टेज या जो करंट होगा वो साइनोसाइडल सिग्नल होगा जो टाइम के हिसाब से वेरी करेगा। साइनोसाइडल सिग्नल फिर हमारा साइन वेव की तरह इस तरह होगा, ठीक है। और ये जो है टाइम के साथ वेरी करेगा, टाइम के साथ जैसे डीसी सिग्नल हमारा कांस्टेंट था वैसे नहीं है, अब ये टाइम के साथ वेरी करता रहेगा। अच्छा, अब इसको जो है हम, क्योंकि ये वेरी कर रहा है, ठीक है।
अच्छा, अब ये जो वेरी कर रहा है वो ज़ीरो वैल्यू के ऊपर और नीचे वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इसकी पोलरिटी जो है पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो ये चेंज हो रहा है, तो इसको इसीलिए कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अच्छा, अब ये जो वैल्यूज़ होते हैं ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है चेंज होते हैं, जिसको हम उस सिग्नल का जो है टाइम पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सिग्नल जो है पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ के दरमियान अल्टरनेट तो करता रहेगा, लेकिन किसी रेगुलर टाइम इंटरवल पे ही वो चेंज होगा। कि अब अगर यहाँ पे जो है ये टोटल टाइम यहाँ पे अगर 1 सेकंड लग रहा है, तो फिर दूसरी साइकिल भी जो है हमारी 1 सेकंड की होगी। तो अब ये जो पीक आ रहा है और ये जो पीक आ रहा है, तो इनके दरमियान जितना भी टाइम लग रहा है, फिर अब जो नेक्स्ट पीक आएगा ये वाला, तो उसके दरमियान भी उतना ही, इन दोनों पिक्स के दरमियान भी जो है उतना ही टाइम लगेगा। अच्छा, अगर हम कंपेयर करें कि हमारा जो साइनोसॉइडल सिग्नल है वो कैसा होगा, तो उसके कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है कि मोशन ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम मतलब जो है कि इस तरह मूव करता रहेगा, ठीक है। एक मतलब ये जो है यहाँ पे फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स है, और यहाँ पे जो है ये वाली पॉइंट जो है मूव कर रही है, ठीक है। तो एक किस्म का जो है यहाँ पे एक वैल्यू अटेन हो रहा है और यहाँ पे भी एक वैल्यू अटेन हो रहा है, और फिर वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो जैसे साइनोसॉइडल सिग्नल इस तरह होता है, फिर इस तरह होता है, तो वो भी जो है अपने पॉइंट्स के दरमियान घूम रहा होता है। कि यहाँ पे अभी अगर ज़ीरो है, तो थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा यहाँ पे ज़ीरो आएगा, फिर यहाँ पे एक पीक आएगा, यहाँ पे नेगेटिव पीक आएगा। तो वो सिग्नल अपने उन पॉइंट्स के दरमियान घूमता रहता है। इसी तरह ये जो पेंडुलम भी है वो भी जो है टू एंड फ्रो मोशन में जो है एक सेंटर पॉइंट है जो इसके दरमियान घूमता रहता है, और जो है ये अपनी यहाँ पे पिक्स कुछ अचीव कर रहा है। अच्छा, दूसरा जो एग्जांपल यहाँ पे दे रहा है कि वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग के, अगर हम किसी स्ट्रिंग को अगर यहाँ पे फिक्स कर लें और फिर जो है उसको जो है एक झटका दें हाथ से, ठीक है, तो वो उसमें जो है हमारे पास एक सिग्नल जनरेट होगा जिसका शेप जो है साइनोसॉइडल सिग्नल की तरह होगा। और फिर तीसरा जो हमें ये एग्जांपल दे रहा है वो रिपल्स ऑन ओशियन सरफेस के, अगर आप समंदर पे देखें तो जो लहरें होती हैं उनका भी जो शेप होता है वो साइनोसॉइडल सिग्नल की तरह होता है। और अभी जो हमने डीसी सर्किट्स में अंडर डैम्प्ड रेस्पॉन्स देखा था, तो वो भी हमारे पास, अगर हमारे पास जो है स्टेप रेस्पॉन्स था, तो वो इस तरह ऊपर जाके यूँ फिर स्टेडी स्टेट कंडीशन में जा रहा था। तो यहाँ पे स्टेडी स्टेट कंडीशन से पहले जो हमारे पास सिग्नल आ रहा था वो साइनोसॉइडल सिग्नल जैसा था, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है कह रहे हैं कि साइनोसॉइडल सिग्नल इज़ ईजी टू जनरेट एंड ट्रांसमिट। अच्छा, अब इसमें ईजी टू जनरेट किस तरह है कि जैसे हम डैम बनाते हैं, तो पानी एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। तो उसको हम एक जगह पे जमा करके फिर जो है उसकी हेल्प से जनरेटर को चलाते हैं, और एसी सिग्नल जो है हमारी जनरेट होती है। लेकिन डीसी में जो है हमें फिर इससे ज़्यादा जो है कुछ खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। उसका अपना एक मैकेनिज़्म है,
तो वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि जो साइनोसॉइडल सिग्नल है वो ईज़ियर है जनरेट करना, लेकिन जो डीसी सिग्नल है वो इतना इजी नहीं है एज़ कम्पेयर टू एसी सिग्नल। अच्छा, अब ट्रांसमिट इसको करना क्यों आसान है, क्योंकि इसको हम इजीली स्टेप अप भी कर सकते हैं, स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होगी तो ज़्यादा कर देंगे, जहाँ पे कम चाहिए होगी तो कम कर देंगे। और वोल्टेज हम बढ़ाते इसलिए हैं ताकि ट्रांसफार्मर में जो जब वोल्टेज बढ़ती है तो फिर करंट कम हो जाता है, तो लॉसेस कम हो जाते हैं। करंट कम हो जाता है तो वहाँ पे हीट कम जनरेट होती है, तो फिर लॉसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए फिर हम वोल्टेज को बढ़ा के ट्रांसमिट करते हैं और वो इजीली काम हो जाता है ट्रांसफार्मर की हेल्प से। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास I²R लॉसेस जो होंगे वो कम होंगे। ठीक है। अच्छा, अब इस वक्त जो है ऐसी वोल्टेज थ्रू आउट द वर्ल्ड जनरेट हो रही है। पहले डीसी होती थी, अब जो है ऐसी जनरेट होती है, और वो ऐसी वोल्टेज ही जो है घरों को जाती है, फैक्ट्रीज़ को जाती है, लेबॉर्ट्रीज़ को जाती है। अच्छा, अब दूसरा जो मतलब अभी दूसरी जो पॉइंट आ रही है उसमें ये कह रहा है कि जो हमारे पास एक टूल है फोरियर सीरीज़ का, उसमें भी हम क्या करते हैं, सारे के सारे पीरियोडिक सिग्नल्स को साइनोसॉइडल सिग्नल्स के फॉर्म में चेंज करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं। तो मतलब साइनोसॉइडल सिग्नल की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि फोरियर सीरीज़ में भी एक्चुअली में हम सारे पीरियोडिक सिग्नल्स को फोरियर सीरीज़ में भी साइनोसॉइडल सिग्नल्स में ही चेंज करते हैं, फिर उनको एनालाइज करते हैं। दूसरा बड़ा एडवांटेज क्या है कि साइनोसॉइडल सिग्नल को हैंडल करना इजी है, कि मतलब अगर उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, जैसे उसका डेरिवेशन फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो डेरिवेटिव अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो फिर अगेन साइनोसॉइडल सिग्नल ही आएगा। इवन इंटीग्रेशन भी अगर करेंगे साइनोसॉइडल सिग्नल की, तो अगेन फिर हमारे पास साइनोसॉइडल सिग्नल ही आएगा। अच्छा, अब जो साइनोसॉइडल एनर्जी सोर्स है वो भी जो है ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट रिस्पांस प्रोड्यूस करेगा। लेकिन इस चैप्टर में क्योंकि हम फेज़र्स को यूज़ करेंगे, तो फेज़र्स में जो है हमें ट्रांजिएंट रिस्पांस हमें नहीं मिलता। फेज़र्स में हमें डायरेक्टली स्टेडी स्टेट रिस्पांस मिलता है। तो हम इस चैप्टर में सिर्फ जो है स्टेडी स्टेट रिस्पांस पढ़ेंगे और सर्किट को फेज़र्स की हेल्प से किस तरह सॉल्व करते हैं वो हम पढ़ेंगे। क्योंकि अब इस चैप्टर में हम ये फोकस कर रहे हैं कि हम जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस को यूज़ ना करें, जो कि हमने डीसी सर्किट्स में की थी। ठीक है, अब तो फिर इस हिसाब से अब इस चैप्टर में हम साइनोसॉइड्स पढ़ेंगे, फेजर्स पढ़ेंगे, इम्पीडेंस पढ़ेंगे, एडमिटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, और सेम ओहम्स लॉ, केसीएल और केवीएल, वही लॉज जो है ऐसी सर्किट्स में किस तरह यूज़ होते हैं, किस तरह मतलब कोई डिफरेंस है या नहीं है, या वही वही सेम तरह ही अप्लाई होते हैं या दूसरे तरीके से अप्लाई होते हैं, ये चीज़ पढ़ेंगे। फिर कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे ऐसी सर्किट्स की। अच्छा, अब इस स्लाइड में हमें कह रहा है कि जो बेसिक फॉर्म है साइनोसाइडल वोल्टेज का वो है हमारे पास V ऑफ t इज़ इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये जो सिग्नल है हमारा वो टाइम डिपेंडेंट है कि टाइम बढ़ता जाएगा। फिर यहाँ पे हम टाइम की वैल्यू पुट करेंगे साइन ओमेगा टी के अंदर, जो उसका आर्ग्यूमेंट है ओमेगा टी, तो वहाँ पे फिर वो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी। और इस सिग्नल का हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो वी एम है। तो वी एम जो है हमारे पास साइनोसाइडल सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसका यूनिट जो है हमारे पास रेडियंस पर सेकंड है, और ओमेगा टी जो है हमारा मतलब पूरा आर्ग्यूमेंट है एक साइनोसाइडल सिग्नल का। ठीक है, अब हम साइनोसाइडल सिग्नल को दो तरीक़ों से प्लॉट कर सकते हैं कि हम ओमेगा टी के हिसाब से प्लॉट करें या फिर टाइम सिर्फ सिंपल टाइम टी के हिसाब से प्लॉट करें। अच्छा, अब
उससे पहले ये ओमेगा है क्या, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो कि हमारी बराबर होती है 2 पाई एफ के। अब इसमें ये होता है कि हम ये देखते हैं कि जो हमारा साइनोसाइडल सिग्नल है वो जो है कितने रेडियंस 1 सेकंड में कवर करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है 2 पाई रेडियंस है, एक साइकिल में टोटल 2 पाई रेडियंस लगते हैं, वो कितने टाइम में कवर होंगे। तो ओमेगा का एक्चुअल मतलब ये है, ठीक है। और एफ का जो मतलब होता है कि कितने साइकिल्स 1 सेकंड में कवर होंगे, ठीक है। तो ओमेगा टी के हिसाब से जब हम प्लॉटिंग करेंगे तो हमेशा जो एक साइकिल कवर होगी वो हमेशा 2 पाई रेडियंस में ही कवर होगी, ठीक है। कि मतलब यहाँ पे जो साइन है उसका आर्ग्यूमेंट जब ज़ीरो होगा तब वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। फिर ओमेगा टी की वैल्यू अगर हमारे पास पाई होगी तो फिर अगेन जो है साइन 180 हो जाएगी। 180 पे जो है हमें जो है ज़ीरो मिलेगा वैल्यू। फिर अगेन आर्ग्यूमेंट अगर 2 पाई है तो फिर अगेन हमें यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो मिलेगी, ठीक है। तो ये जो है 0 पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, 4 पाई, इस तरह वैल्यू ओमेगा टी की हम रखते जाएंगे और ये जो साइकिल्स हैं बनती जाएंगी। लेकिन अगर हम इसी सिग्नल को टाइम के हिसाब से प्लॉट कर रहे हैं तो फिर टाइम हम ये देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी हमारी जो है कितने नंबर ऑफ़ साइकिल्स कितने सेकंड्स में कवर हो रहे हैं, तो उस टाइम में उतने नंबर ऑफ़ साइकिल्स बनने चाहिए। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी से जो है हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कि एफ इज़ इक्वल टू 1/t। तो ये जो कैपिटल टी है इसका मतलब ये है कि इतने टाइम में एक साइकिल जो है हमारी कवर होगी। तो यहाँ पे अभी जो हमने ये सिग्नल बनाया है इसको जो टोटल टाइम लग रहा है वो t सेकंड्स लग रहा है। फिर दूसरी साइकिल को कवर होने में दूसरे t सेकंड्स लग रहे हैं, तो टोटल टाइम जो है हमारे पास 2t सेकंड्स हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ओमेगा से हम वहाँ से भी जो है टाइम पीरियड का फार्मूला बना सकते हैं जो कि बराबर है t इज़ इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। अच्छा, यहाँ पे v ऑफ t इज़ इक्वल टू वी एम। जो वी एम है वो एम्पलीट्यूड है, लेकिन जो सिग्नल हमारा अल्टरनेट करेगा वो प्लस वी एम और माइनस वी एम के दरमियान करेगा, क्योंकि जब हम साइन ओमेगा टी को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हमें +1 भी मिलेगा और -1 भी मिलेगा। तो उसकी वजह से जो हमारे पास ये जो वी एम का एम्पलीट्यूड है वो पॉजिटिव वी एम भी है। मतलब साइन ओमेगा टी का जब वैल्यू 1 होगा तो ये पॉजिटिव वी एम बन जाएगा, और फिर जो है जब साइन ओमेगा टी का जो वैल्यू है -1 होगा तो फिर ये हमारे पास वी ऑफ टी का जो वैल्यू बन जाएगा वो माइनस वी एम बन जाएगा। अच्छा, अब साइनोसाइडल सिग्नल्स हम जो पढ़ेंगे, ठीक है, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है पीरियोडिसिटी के, मतलब वो पीरियडिक होते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। अब जैसे यहाँ पे अगर वैल्यू 0 है तो फिर जो है इस वैल्यू के बाद जो है फिर अगेन वो साइकिल रिपीट हो रही। तो ये जितना भी टाइम इसको रिपीट होने में लग रहा है तो उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कहें कि वी ऑफ टी प्लस टी कर दें, स्मॉल टी जो है टाइम है और कैपिटल टी जो है टाइम पीरियड है, ठीक है। कि टाइम पीरियड अगर हम वी ऑफ टी में ऐड कर दें तो भी सिग्नल का वही वैल्यू मिलेगा जो हमारे पास वी ऑफ टी का होता है। तो इसको हम प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं कि टी में स्मॉल टी में कैपिटल टी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। कैपिटल टी का फिर हम वैल्यू रख रहे हैं जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था, वो बराबर था 2 पाई ओवर ओमेगा, ठीक है। अच्छा, अब
ये जो बाहर वाली ओमेगा है साइन की, वो हम स्मॉल टी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और कैपिटल टी के वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्मॉल टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ओमेगा टी मिल जाएगा, और कैपिटल टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा ओमेगा में कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास 2 पाई बच जाएगा। तो ये तो मतलब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है कि साइन में अगर हम 2 पाई ऐड कर दें तो फिर हमें वही वैल्यू जो है घूम के मिलती है जो हमारी ओमेगा टी पे आनी है। ठीक है, 360 के बाद या 2 पाई के बाद साइन की वैल्यू रिपीट होती है, तो इस वजह से हम फिर साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई को सिंपली साइन ओमेगा टी करके रखेंगे, जो कि हमारी एक्चुअली में बराबर है वी ऑफ टी के। तो ये यहाँ से प्रूव होता है कि वी ऑफ टी इज़ इक्वल टू वी ऑफ टी प्लस कैपिटल टी, जो कि उसका टाइम पीरियड है। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है कि ये पीरियोडिक है। अच्छा, अब ये जो है अगर टी जो है अगर इसका पीरियड है, तो फिर अगर हम टी प्लस एन टी कर दें, ठीक है, तो एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है या इवन नेगेटिव इंटीजर है, साइनोसॉइडल सिग्नल के लिए भले वो नेगेटिव भी हो तो कोई मसला नहीं। ठीक है, तो एन अगर इंटीजर है, जैसे एन जो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या -1 -2 -3 -4 या 0। ठीक है, तो एन की ये अगर इंटीजर वैल्यू है और वो टी के साथ अगर हम मल्टीप्लाई, कैपिटल टी के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो तब भी ये जो है कंडीशन वैलिड है, एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस एन टी। क्योंकि देखें, अगर यहाँ पे हम कितनी भी साइकिल्स बना लें और अगर हम ये कहें कि ये अगर टी के बाद रिपीट कर रहा है, तो ये 2t के बाद भी रिपीट कर रहा है, फिर 3t के बाद भी रिपीट कर रहा है, फिर 4t के बाद भी रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे ये वही चीज़ हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 1t रखें, 2t रखें, या 3t रखें, या 4t रखें, तब भी सिग्नल की वैल्यू हमें वही मिलेगी कि 1t पे भी यहाँ पे सपोज कर लें 0 मिल रही है, 2t पे भी 0 मिल रही है, 3t पे भी 0 मिल रही है, फिर 4t पे भी 0 ही वैल्यू मिल रही है। अच्छा, अब जो है साइनोसॉइडल सिग्नल्स में एक और भी टर्म होता है जिसको हम कहते हैं फेज़। तो फेज़ के हिसाब से फिर जो हमारा साइनोसॉइडल सिग्नल होता है वो लेफ़्ट या फिर जो है राइट की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, अगर फाई पॉजिटिव है तो सिग्नल हमारा लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, अगर फाई नेगेटिव है तो फिर इसी तरह राइट की तरफ शिफ्ट होगा। तो अभी यहाँ पे हमारे पास 2 सिग्नल्स हैं, एक हमारे पास V1 ऑफ टी है, ठीक है, दूसरा हमारे पास V2 ऑफ टी है। ठीक है, अब V2 ऑफ टी में जो है हमारे पास फेज़ जो है फाई है, और यहाँ पे जो फेज़ है पहले सिग्नल में V1 ऑफ टी में वो 0 है। तो जिस सिग्नल में फेज़ 0 है वो 0 साइन, सिंपल साइन की तरह स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और जिस सिग्नल में फाई फेज़ ऐड हुआ है तो वो जो है लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कितना शिफ्ट हो रहा है? जितना उसमें हमने फेज़ ऐड किया है। तो फेज़ भी एक किस्म की ये समझ लें कि एंगल है, कि कितनी एंगल जो है हमें लेफ़्ट साइड पे सिग्नल को शिफ्ट करना है। ठीक है, अच्छा, अब अगर फाई यहाँ पे अगर हम 0 कर दें V2 ऑफ टी में, ठीक है, अगर फाई को हम 0 कर दें तो हम ये कहेंगे कि V1 और V2 जो है फेज़ में इन फेज़ हैं। अगर फाई जो है 0 के बराबर नहीं है तो फिर हम ये कहेंगे कि V1 और V2 जो है आउट ऑफ फेज़ है। अच्छा, अब अगर हम इस तरह सिग्नल्स प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो जो सिग्नल हमारा लेफ़्ट साइड पे है वो लीड करेगा। जैसे अभी यहाँ पे जो है V2 जो है लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, वो हमारा लीड कर रहा है, और V1 जो है लैग कर रहा है।
तो हम ये भी कह सकते हैं कि V1 लेग्स V2 बाय फाई, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि V2 लीड्स V1 बाय फाई। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक सिग्नल में फेज़ ज़ीरो है, दूसरे सिग्नल में फेज़ पॉजिटिव है, तो जिस सिग्नल में फेज़ पॉजिटिव है वो लीड करेगा। अच्छा, अब दूसरी बात कर रहा है कि अगर हमारे पास दो सिग्नल्स हैं, वो फेज़ में हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ठीक है, और उनकी वोल्टेजेस भले डिफरेंट हों, तो वो सेम टाइम पे जो है उनका मिनिमम वैल्यू आएगा और सेम टाइम पे उन सिग्नल्स का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। जैसे अभी अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ तो सपोज़ कर लें कि एक ये सिग्नल, ठीक है, और दूसरा सिग्नल जिसका एम्पलीट्यूड थोड़ा बड़ा है, तो ये है। तो अब इस टाइम पे जो है दोनों सिग्नल्स का यहाँ पे पीक है, और इस टाइम पे दोनों सिग्नल्स का जो है नेगेटिव वैल्यू है, या स्मॉलर वैल्यू है, या मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब जो हम सर्किट्स पढ़ेंगे उनमें हम कोशिश ये करेंगे कि सारे के सारे साइनोसाइडल सिग्नल्स एक ही फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, और मोस्टली हम कास के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो साइन को कॉस में चेंज करने के लिए या कॉस को साइन में चेंज करने के लिए हमारे पास जो है कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, कुछ फार्मूलाज हैं, सही है। तो ये आप लोगों को याद करने, वैसे तो आप लोगों ने पहले से भी पढ़े होंगे, लेकिन अभी दोबारा यहाँ पे ये देख लें कि अगर हमें जो है माइनस साइन ओमेगा टी मिला हुआ है, तो उसको अगर हमें पॉजिटिव साइन में चेंज करना है तो उसमें हम प्लस माइनस 180 डिग्री कर सकते हैं। अगर हमें माइनस कॉस मिला हुआ है तो उसको अगर हमें कॉस में चेंज करना है, पॉजिटिव कॉस में चेंज करना है, तो उसमें भी जो है हम प्लस माइनस 180 करते हैं। लेकिन अगर हमें पॉजिटिव कॉस सिग्नल मिला हुआ है और हमें उसे साइन में चेंज करना है, तो फिर साइन में हम 90 डिग्री ऐड करते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव कॉस है तो फिर उसमें फिर 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह नेगेटिव साइन ओमेगा टी मिला हुआ है तो फिर हम कॉस में उसे चेंज करने के लिए प्लस 90 करेंगे, और अगर हमारे पास पॉजिटिव साइन है तो उसको कॉस में चेंज करने के लिए फिर हम माइनस 90 डिग्री करेंगे, ठीक है। ये जो चारों फार्मूलाज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे आगे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। अच्छा, ये एक यहाँ पे ग्राफिकल तरीका है कि हम साइन और कॉस को कैसे रिलेट कर सकते हैं या एक दूसरे में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसमें हमें सिंपली क्या करना होता है, यहाँ पे साइन लिखना होता है, यहाँ पे कॉस लिखना होता है, यहाँ पे माइनस साइन लिखना होता है, और यहाँ पे माइनस कॉस लिखना होता है। तो अब अगर हमें साइन को कॉस में चेंज करना है, ठीक है, तो होगा क्या कि कॉस को जो है साइन की जगह पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस को साइन की जगह पे आना पड़ेगा, तो कॉस 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 में से जो है हमें 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम साइन को माइनस कॉस में चेंज करना चाहते हैं, तो फिर माइनस कॉस में चेंज करने के लिए फिर माइनस कॉस में जो है हम 90 डिग्री ऐड करेंगे। इसी तरह साइन को अगर नेगेटिव साइन में चेंज होना है तो उसमें हम प्लस माइनस 180 डिग्री कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ें बता रहा है कि अब अगर हमारे पास जैसे साइन ओमेगा टी है, ठीक है, उसको अगर हमें कॉस में चेंज करना है, तो साइन को अगर हमें कॉस में यहाँ पे चेंज करना है, तो फिर कॉस को जो है साइन की जगह पे आना पड़ेगा, तो उसमें से जो है हमें 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। इसी तरह फिर अगर हमारे पास जो है माइनस साइन ओमेगा टी है,
माइनस साइन ओमेगा टी है, तो उसको अगर हमें पॉजिटिव साइन में चेंज करना है तो हम उसमें प्लस माइनस 180 कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर हमारे पास दो सिग्नल्स हैं, उनको अगर हमें ऐड करना है, एक का एम्पलीट्यूड ए है और वो कोसाइन है, दूसरे का एम्पलीट्यूड बी है और वो साइन है, तो ये दोनों हम किस तरह ऐड करेंगे, वही जो है हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर करेंगे, जिसमें यहाँ पे हमारे पास साइन है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे माइनस कॉस है, यहाँ पे माइनस साइन है। ठीक है, तो अब हमारे पास बी कॉस ओमेगा टी है, तो बी कॉस ओमेगा टी है, तो एक हम यहाँ पे जो है वेक्टर बनाएंगे जिसकी वैल्यू जो है हमारे पास पी होगी। फिर हम एक वेक्टर बनाएंगे जिसकी वैल्यू हमारे पास ए है। ठीक है, वो हम इस कॉस वाली लाइन पे बनाएंगे और इसकी वैल्यू जो है ए है। तो वेक्टर्स की एडिशन के हिसाब से एक वेक्टर दूसरे वेक्टर, मतलब हेड टू टेल रूल अगर हम अप्लाई करें तो एक वेक्टर का जो है टेल हम दूसरे वेक्टर के हेड के साथ लगाएंगे। ठीक है, तो अगर हम वेक्टर बी को मूव करके आएँ तो ये यहाँ पे वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल कनेक्ट हो गया है, तो अब ये दो वेक्टर्स कनेक्ट हो गए। अब हमें रिजल्टेंट बनाने के लिए यहाँ पे एक दूसरी लाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये जो रिजल्टेंट हमने बनाया ये असल में एक्चुअली हेपार्टिन्यूज है। तो हेपार्टिन्यूज हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं? हेपार्टिन्यूज हम फाइंड आउट करते हैं अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे जो है एक जो है हमारे पास बेस है, दूसरा जो है हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो बेस जो है हमारे पास वो ए है और जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास बी है। तो हमने वो फार्मूला में रखा है कि जो नया सिग्नल जो नया सिग्नल बनेगा उसका जो वैल्यू होगा, जो एम्पलीट्यूड होगा वो सी होगा। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद ये जो नया हेपार्टिन्यूज बना है वो जो है कॉस सिग्नल से किसी एंगल पे है। ठीक है, वो जो है कॉस सिग्नल से किसी एंगल पे है, कॉस वाली जो लाइन है उससे जो है किसी एंगल पे है। तो फिर हम जो है यहाँ पे देखेंगे कि वो एंगल क्या है और वो जो है हम एंगल कॉस के साथ रखेंगे। अच्छा, अब ये देखें क्लॉकवाइज एंगल चेंज हो रही है, क्लॉकवाइज चेंज हो रही है तो एंगल हमेशा नेगेटिव होगी। अच्छा, अब अगर ये एंगल जो है हम कॉस के हिसाब से ले रहे हैं तो वो नेगेटिव बनेगी। अगर हम वो एंगल हम यहाँ पे अगर कॉस नहीं लिखना चाहते, हम साइन लिखना चाहते हैं, तो फिर साइन वाली लाइन के हिसाब से फिर वो एंगल जो है हमारी पॉजिटिव बनेगी। सही है, लेकिन वो फाई नहीं होगी, फिर वो फाई नहीं होगी, वो होगी हमारी जो है 90 माइनस, अच्छा फाई, सॉरी मैं फाई कह रहा हूँ, यहाँ पे ये थीटा है। ठीक है, तो अगर ये माइनस थीटा है तो यहाँ पे जो बाकी एंगल बचेगी वो 90 में से जब हम ये थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एंगल बचेगी। कि फिर हम साइन के साथ लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस 90 माइनस थीटा। अच्छा, अब इसका एग्जांपल है यहाँ पे कि अगर हमें थ्री का ओमेगा टी को जो है ऐड करना है -4 साइन ओमेगा टी के साथ, तो इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड होगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस
4 स्क्वायर तो 9 + 16 25 और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। और अब यहाँ पे जो एंगल बनेगी वो हमारे पास बनेगी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ B/A। तो अब यहाँ पे B जो है -4 है और A जो है 3 है। तो tan इनवर्स जब उसका फाइंड आउट करेंगे हम तो वो आएगा हमारे पास -53। तो जो एक्चुअली हमारे पास फार्मूला है उसमें जो है माइनस थीटा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम फिर +53 रखेंगे। अच्छा, ये जो फार्मूला हमारा बन रहा है वो यहाँ पे इस ट्रायंगल में से बन रहा है कि जो हमारे पास इस ट्रायंगल को देखें तो हमारे पास जो tan थीटा होगा वो हमारे पास होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास b। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास b है और बेस की वैल्यू जो है हमारे पास a है। तो फिर tan इनवर्स अगर हम दोनों साइड्स पे लें तो फिर हमारे पास थीटा जो बचेगा वो वही बनेगा जो हमारे पास फार्मूला है tan इनवर्स ऑफ B/A। ठीक है, तो ये फार्मूला थीटा वाला इस जो है ट्रायंगल से आ रहा है और जो C का फार्मूला है वो भी जो है इस ट्रायंगल से आ रहा है। अच्छा, अब हमारे पास जो है एक न्यूमेरिकल है कि ये वोल्टेज है V ऑफ t इज इक्वल टू 12 cos ऑफ 50t + 10। तो इसमें हमें पूछ रहा है कि बताएं कि एम्पलीट्यूड कौन सा है, फेज़ कौन सा है, पीरियड कौन सा है, फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो यहाँ पे सिंपली 12 क्या है हमारे पास, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, फेज़ क्या है हमारे पास, 10 डिग्री है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हमें कहाँ से मिलेगा, ओमेगा से मिलेगा। ओमेगा हमारे पास क्या है, 50 है। तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf, ठीक है, जो कि बराबर होगी 50 के। अच्छा, वहाँ से जो है हम फिर जो है टाइम पीरियड निकालेंगे। टाइम पीरियड का हमने पहले ये फार्मूला जो है पिछली स्लाइड्स में देखा था कि यही था जो कि हमने ओमेगा से निकाला था। तो यहाँ पे 2π रखेंगे, पाई की वैल्यू अपनी रखेंगे 3.142 और ओमेगा की वैल्यू गिवन है 50, वो रखेंगे। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड के बाद फिर जो है फ्रीक्वेंसी 1/t होती है। 1/t जो है टी की अब जो वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है 0.1257 सेकंड, तो फिर जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 7.958 हर्ट्ज़। अच्छा, अब हमारे पास एक दूसरा न्यूमेरिकल है जिसमें हमें दो वोल्टेजेस मिले हुए हैं। V1 इज़ इक्वल टू -10 cos ऑफ ओमेगा t + 50 और V2 जो है हमारे पास बराबर है 12 sin ऑफ ओमेगा t -10 डिग्री। तो पूछ रहा है कि कौन सा वोल्टेज लीड कर रहा है। ठीक है, मुख्तलिफ़ तरीके हैं यहाँ पे, 3 तरीके इन्होंने यूज़ किए हैं। तो हम बस मेथड 1 ही करेंगे, बाकी अगर कोई मेथड 2 और मेथड 3 करना चाहे तो वो कर सकता है। तो फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हम दोनों सिग्नल्स को एक ही जो है साइनोसॉइडल फॉर्म में मतलब चेंज करें, या तो कॉस में चेंज करें या फिर साइन में चेंज करें। तो कॉस जो पॉजिटिव कॉस है वो प्रेफर्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे -10 कॉस है, V1 में जो है -10 कॉस है, तो इसको भी जो है पहले पॉजिटिव 10 कॉस करना है हमें। तो माइनस कॉस को पॉजिटिव कॉस में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, +-180 करते हैं। तो यहाँ पे -10 cos ऑफ ओमेगा t + 50 है। ठीक है, तो पॉजिटिव कॉस में चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे -180 इसमें फेज़ में ऐड कर दिया है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि वो +50 और -180 क्या हो जाएगा, -130 हो जाएगा। या फिर ये कह रहा है कि अगर आप -180 नहीं कर रहे, +180 कर रहे हैं, तो फिर वो जो है फेज़ होगा वो हमारा 230 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्योंकि कोई बंदा पॉजिटिव 180 ऐड कर सकता है, कोई बंदा जो है -180 ऐड कर सकता है, तो वो इन्होंने दोनों चीज़ें दी हैं
कि फेज़ जो है या तो -130 है या फिर जो है -230 है। ठीक है, इसी तरह फिर दूसरे सिग्नल V2 को अगर हम देखें तो वो साइन है। साइन को जब हम कॉस में चेंज करते हैं तो फिर -90 डिग्री उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, वहाँ पे जब हमने -90 ऐड किया तो फिर टोटल जो फेज़ बन गया इसका -100 बन गया है। ठीक है, अब एक सिग्नल में फेज़ जो है -100 है, दूसरे में जो है फेज़ जो है -130 है या फिर -230 है। तो अब अगर इनका अब फेज़ कंपेयर करना है तो हम सपोज़ कर लें कि इस सिग्नल में अगर -100 ले रहे हैं तो इसमें फिर हम -130 लें ताकि कंपैरिजन आसान हो। वैसे हम 230 से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जिसका फेज़ ज़्यादा पॉजिटिव होगा वही जो है लीड करेगा। तो अब नंबर जितना नेगेटिव में बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। तो इस हिसाब से फिर जो है हमारे पास -100 जो है वो बड़ा है, तो फिर V2 जो है लीड कर रहा है और V1 जो है लैग कर रहा है। और इनके दरमियान जो डिफरेंस है -130 और -100 के दरमियान वो 30 का है। तो V2 जो है लीड कर रही है 30 डिग्री से।